Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson. I am lecturer of chemistry at the Hallmark School and College, हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 10th का 9th चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसका आज हमारे पास 5वां टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर साथ में हम आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और ये किस लिए ये जो लॉ है ये क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले याद रखें कि ये जो लॉ है, ठीक है, ये 1864 में सबसे पहले आप जब भी इसे आप लिखेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप यूँ लिखेंगे कि ये जो लॉ है ये दिया था जी गुल्डबर्ग ने और फिर साथ में पीटर वेग ने, ठीक है, 1864 में। और ये लॉ उन्होंने किस लिए दिया था, एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, यानी जो रिएक्टेंट्स का और जो प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इस ताल्लुक़ को उन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए 1864 में गोल्डबर्ग और पीटर वेग ने ये लॉ क्या किया था, दिया था। और इस लॉ की उसके बाद आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट यूँ है कि the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration active masses of the reacting species each raised to the power coefficient in the given equation। कहता है कि जो रफ्तार होती है केमिकल रिएक्शन की या जो स्पीड होती है केमिकल रिएक्शंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस एक्टिव मासेस के। यानी जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जितनी ज़्यादा मोल की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की रफ्तार होगी। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मोलर कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ईच रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट इन द गिवन इक्वेशन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। यानी रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो होते हैं, जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है, केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ही रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा। ठीक है, या उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की रफ्तार होगी। अब एक्टिव मासेस से मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी एक हमारे पास अगर 1 लीटर सोल्यूशन हो, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो और उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या करें, डिजॉल्व करें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। अब फॉर एग्जाम्पल कहता है इफ़ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट, यानी कहता है मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1 मोल हो सॉल्यूट का और वो किस में मौजूद हो, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे इट्स मोलर कंसंट्रेशन विल बी क्या होगी, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
इसका जो फार्मूला यूँ होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से ज़ाहिर करेंगे और वॉल्यूम को v से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है। अब जो मोलर कंसंट्रेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम एक हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो मोलर कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ की, तो उसको हम किस में ज़ाहिर करते हैं जी, किस में बंद उसको किया होता है या किस में रिप्रेजेंट किया होता है, ज़ाहिर किया होता है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम, ये जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन हमने स्टडी किया है, पढ़ा है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं और जनरल रिवर्सेबल रिएक्शन हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास है रिएक्टेंट ए और बी, रिएक्टेंट ए एंड बी हैं, और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें C प्लस डी। तो ये जो हमारे पास A एंड B है ये रिएक्टेंट्स हैं और C एंड D ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब हम इसके लिए अगर हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, यानी उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह B को भी हम क्या करेंगे, इसी में एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स टी कंसंट्रेशन डी, इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक पढ़ा है, ठीक है, हमने ये स्टडी किया है कि जो रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मैसेज के, मोलर कंसंट्रेशन के, यानी जितनी ज़्यादा मिकदार होगी उतनी ही रिएक्शन की स्पीड होगी। अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रफ्तार को मालूम करना चाहे तो उसके लिए क्या करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिखना चाहें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। तो अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं इक्वल टू के बाद। अब इस इक्वल टू के बाद आप एक कांस्टेंट के एफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसका मतलब है ये कौन सा, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब के एफ इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब ये जो क्या है, के एफ है किसके लिए, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, आगे की जानब जो रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद सी एंड डी आर रिएक्टेंट्स फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब सी और डी क्या है, वो हमारे पास क्या, रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे या इसकी रफ्तार कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज। रिएक्टिव स्पीशीज यहाँ से कौन सी होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी। तो हम कह सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो हम कह सकते इस इक्वल टू का साइन यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ पे के आर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बाकी हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 2। अब के आर यहाँ पे क्या चीज़ है, के आर रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। तो हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा है कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है उस पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है या बैकवर्ड रिएक्शन होता है, या जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, वो दोनों क्या हैं, उनकी रफ्तार दोनों की बराबर है, उनकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट द टू रेट्स आर इक्वल, दोनों रेट्स क्या है, इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल था, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हम इनकी, ठीक है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो के एफ बाई के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी into molar concentration of D divided by molar concentration of reactant A and molar concentration of reactant B। तो हम कह सकते हैं, अब देखें the left side of this equation is the ratio of two constant। अब देखें लेफ्ट साइड जो होती है उस पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये दो कांस्टेंट है, दो रेशियो है दो कांस्टेंट की, ठीक है। सो ये जो दो कांस्टेंट की रेशियो है, यहाँ पे एक और कांस्टेंट हम क्या करते हैं इसकी जगह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं के सी। अब के सी जो है वो के एफ बाई के आर इज इक्वल टू, ये इसके क्या है जी, बराबर है। तो हम के एफ बाई के आर की जगह के सी हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो के सी है ये क्या चीज़ है, वेयर के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो के सी है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। इन के सी द सबस्क्रिप्ट्स, अब ये जो के सी है इसमें जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है डिनोट्स द मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी मोलर कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, सी की, डी की या ए की या फिर बी की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया है लॉ ऑफ मास एक्शन को और उसकी हमने एक एक्सप्रेशन क्या की है, डिराइव की है। तो एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे मोलर कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थैंक यू बॉयज़।